हे दोस्तों, स्वागत है आपका द एकेडमी में पॉलिटी की इस सीरीज़ में। ये मेरा 7th लेक्चर है। बाकी वीडियोस की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक इतिहास। इसमें अपन 1773 से 1935 तक के सारे अधिनियम पढ़ेंगे। तो ये अधिनियम दो भाग बांटे जा सकते हैं। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। तो 1773 से 1853 तक जितने भी एक्ट आए वो सारे के सारे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए और भारत में इनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू किया। अब बीच में एक बहुत बड़ी घटना हुई। 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। उसके बाद भारत में बड़े पैमाने पर चेंजेस हुए और वो कुछ चेंजेस ऐसे थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि अब भारत में सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट ही शासन करेगी। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर शासन कर रही थी। तो अपन पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो एक्ट लागू किए गए वो देख लेते हैं। पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में आया था। उसके बाद दूसरा एक्ट आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 में आया। फिर तीसरा एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट आया, जो कि 1784 में आया। फिर इसके बाद एक स्पेशल एक्ट आया 1786 में, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए आया था। वो अपन आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद चार्टर एक्ट चालू हो जाएंगे। तो पहला चार्टर एक्ट आया 1793 में। चार्टर का मतलब मैं आपको पिछले वीडियो में ही समझा चुका था, अधिकार इसका मतलब होता है। फिर दूसरा चार्टर एक्ट 1813 में आया। इसके बाद तीसरा चार्टर एक्ट 1833 में आता है और आखिरी चार्टर एक्ट आता है 1853 में। अब इन चार्टर एक्ट के बीच में जो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये चार्टर, जितने भी चार्टर एक्ट हैं, इनमें 20 साल का डिफरेंस रहता है। अगर आप पहले चार्टर एक्ट में 1793 में 20 साल ऐड करेंगे तो 1813 वाला चार्टर एक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 4 चार्टर एक्ट हो गए और 4 एक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये 8 अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू किए गए और ये अधिनियम जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए थे। अब 1858 से लेके 1947 तक जितने भी अधिनियम आए वो ब्रिटिश क्राउन द्वारा लागू किए जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले अधिनियम आता है भारत शासन अधिनियम 1858 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके बाद दूसरा अधिनियम आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। फिर इसके बाद तीसरा एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। फिर एक और काउंसिल एक्ट आता है जिसको मार्लियामेंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, जो कि 1909 में आता है। इस प्रकार ये 3 काउंसिल एक्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद भारत शासन अधिनियम आना चालू हो जाएंगे। तो पहला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है 1919 में। फिर इसके बाद आखिरी में भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। 1935 के बाद भी कुछ अधिनियम आए, जिसमें पहला है अगस्त प्रस्ताव, जो कि 1940 में आया और यहाँ से अंग्रेज बात करने लग जाएंगे कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हो। फिर आता है क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में आता है। इसके बाद एक बेबल योजना भी आती है 1945 में। फिर आता है शिमला समझौता, जो कि 1945 में ही आता है। फिर आता है कैबिनेट मिशन 1946, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। फिर आखिरी में आता है माउंटबेटन योजना, जो कि 3 जून 1947 में बनी थी। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था 1773 में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में आया था, ये ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया था और उस समय ब्रिटेन का राजा कौन था? जॉर्ज तृतीय। और इस समय वहाँ के पीएम जो थे वो थे लॉर्ड नाथ और उस वक्त बंगाल का जो गवर्नर था वो था लॉर्ड वेरेन हस्टिंग। अब बात यह आती है कि क्या कारण रहा कि एक्ट लाना पड़ा। तो जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूभाग पर कब्जा करा और सारी चीजें उनके पास थी, तो वो एक राज्य था और उन्होंने यहाँ पे द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी थी, जिसके कारण यहाँ पर बहुत भ्रष्टाचार हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वो ईस्ट इंडिया के लिए काम ना करते हुए पर्सनली काम करने लग गए। इससे कंपनी को आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई और पूरे भारत में केवल एक ही कंपनी थी जो कि व्यापार कर रही थी और वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी।
और फिर भी आर्थिक हालात इतने बिगड़ गए कि उस समय पर भी उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट से 10 लाख पाउंड मांगने पड़े। मतलब कि पूरा गवर्नेंस खराब था, भ्रष्ट था। तो इन्हीं कारणों के कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉर्ड नाथ के नेतृत्व में पहला रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। अब यहाँ पर अपन प्रमुख प्रावधान समझते हैं। तो बंगाल का गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो पहला जो प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल था वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। दूसरा, 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद बना दी गई और ये 4 लोग बताते थे कि भारत में कैसे नियम चलाने हैं। उसके बाद 20 वर्ष हेतु एकाधिकार दे दिया गया, मतलब एक व्यक्ति का अधिकार, मोनोपोली जिसे कहते हैं। तो अब यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष के लिए एक मोनोपोली दे दी। और एकाधिकार 2 चीजों के लिए होता है, एक मोनोपोली होती है व्यापार के लिए और एक मोनोपोली होती है गवर्नेंस के लिए, जिसका और यही कारण रहा कि 1600 से लेकर 1813 तक एक ही कंपनी मिलती है जिसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चौथा था कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जो कि 1774 में हुई। ये उस समय का लोकल कोर्ट था। अब सवाल ये आता है कि वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका स्रोत क्या है। तो उसका स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब यहाँ पर कोर्ट तो बना दिया गया, तो उसमें कुछ जज भी होंगे। तो इसमें प्रधान न्यायाधीश का जो नाम था वो था एलिजा एम्पे। उसके बाद 3 और न्यायाधीश थे जिनका नाम था चैम्बर्स, लैम्स्टियर और हाइड। अब यहाँ पर एक कहानी समझना, हेस्टिंग और एम्पे जो थे बहुत अच्छे दोस्त थे। तो एक ब्राह्मण और घसीटा बेगम के खिलाफ एक केस दर्ज करवाया वॉरेन हेस्टिंग ने, और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी दोस्त एम्पे को कहा कि आप इसको फांसी दे दो। तो एम्पे ने इनको फांसी की सजा सुना दी। जब वॉरेन हेस्टिंग को ब्रिटिश पार्लियामेंट बुलाया गया और उनको पता चला कि हेस्टिंग ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, और जैसे ही वो वापस आए तो उन पर इम्पीचमेंट प्रोसेस करी, महाभियोग चलाया गया। यहाँ से एक प्रश्न आता है कि पहला गवर्नर जनरल जिस पे महाभियोग चलाया गया तो उसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग। अब अपन यहाँ पर कुछ रेगुलेटिंग एक्ट के महत्व भी समझ लेते हैं। तो पहला इसका महत्व है भारत में ब्रिटिश संसद का प्रथम नियंत्रण और भारत में केंद्रीय शासन की नींव। तो दोस्तों, आज अपन ने कुछ एक्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें पहले एक्ट के बारे में पढ़ा अपन ने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। अब अपन कल आगे इसके और जितने भी एक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।